अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदा की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और आज की इस वीडियो में हम पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे 2023 का। ये लेक्चर इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर है और इंशाल्लाह हम इसे डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी मेरा बेटा डिफरेंट पास्ट पेपर्स हमें डिफरेंट सोर्सेज से इंशाल्लाह मिलते रहेंगे तो उनकी इन फ्यूचर एक लेक्चर सीरीज जो है वो हम अपलोड करने जा रहे हैं। इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज का ये पेपर स्टार्ट करते हैं। केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पेपर है, लेक्चर इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर है। पहला क्वेश्चन देखें जी। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मेजर थीम इन द मिल ऑन द फ्लॉस। जॉर्ज इलियट का नॉवल है मिल ऑन द फ्लॉस, उसका मेजर थीम। अब मेजर थीम बेटे जब हम उसमें बात करें करेक्टर की, हैटी सॉरेल की, तो असल में जो थीम बनता है वो ट्रेजेडी है, वो लव है, उसके अलावा डिजायर्स हैं और फैमिली ड्यूटीज हैं। तो यहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ है सोशल क्लास एंड एम्बिशन, लव, ट्रेजेडी एंड फैमिली ड्यूटी, रिलीजियस स्केप्टिसिज्म। तो इफ वी टॉक अबाउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो इसमें बी बनता है लव। हैटी सॉरेल का जो लव था, फिर उन दोनों की जो ट्रेजेडी है दोनों बहन भाइयों की, और उसके अलावा फैमिली ड्यूटी। तो इसमें अगर हम बात कर लें कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ऑब्लिगेशन और डिजायर की, तो ये बीटा ऑप्शन जो है ये करेक्ट वन है। इसी तरह से अगर सेकंड उसकी बात करें हम, इफ जॉन ब्रॉक द वर्स entails that the verse is broken, the relationship between the two statements। अब यहां पे ये दोनों स्टेटमेंट्स पहले देख लें कि जॉन ब्रोक द वर्स और उसके बाद द वर्स इज ब्रोकन, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। अब इसमें प्रीसपोजिशन कांट बी देयर, अगर इसकी बात करें तो इसमें इम्प्लीकेशन कांट बी देयर। तो ये क्या आ गया, इंटेलमेंट आ गया। अब बुनियादी तौर पे अगर हम इंटेलमेंट की बात कर लें तो इंटेलमेंट में देखें कि इंटेलमेंट अकर्स व्हेन द ट्रूथ ऑफ वन स्टेटमेंट necessarily guarantees the truth of another statement। जब वन स्टेटमेंट जो है, एक स्टेटमेंट का जो ट्रूथ है वो नेसेसरली गारंटी करे किसी दूसरी स्टेटमेंट के ट्रूथ को, इनका ये जो कनेक्शन है बेटे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बुनियादी तौर पे इंटेलमेंट बोलते हैं। सो चार्ली सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। उसके बाद देख लीजिए, डेथ बी नॉट प्राउड बाय जॉन डन पोर्ट्रेज, डेथ बी नॉट प्राउड। अब वैसे तो मेरा बेटा आपको फ्रेज से भी समझ आ रही है कि डेथ बी नॉट प्राउड। अब जॉन डन जो है वो डेथ को किस तरह से पोर्ट्रे करता है, या उसका ये जो फ्रेज है डेथ बी नॉट प्राउड, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब मेरे बेटे आप ये देखें कि अ पावरफुल फोर्स दैट कमांड्स रिस्पेक्ट। अब अगर अ पावरफुल फोर्स है तो फिर हमें उस पर नॉट प्राउड तो नहीं, फिर तो प्राउड होना चाहिए ना। तो अब इसमें देखें जी, उसके बाद है अ टेम्पररी स्टेट विद नो रियल पावर। एक्चुअली बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। अब डेथ जो है इसको डिफरेंट पोएट्स ने इंग्लिश लिटरेचर में डिफरेंट तरीके से जो है वो टैकल किया। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द पोएम रिटन बाय एमिली डिकिंसन, बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ। तो डेथ जो है एक्चुअली इसको कुछ पोएट्स के यहाँ सिर्फ क्या रखा गया कि एक ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन बिटवीन लाइफ हियर एंड लाइफ हियर आफ्टर। अगर ये एक ट्रांजिशन ही है एंड इट इज नॉट अ परमानेंट थिंग, ये सिर्फ हमें एक लाइफ से दूसरी परमानेंट लाइफ में शिफ्ट करती है, तो फिर डेथ भी नॉट प्राउड। तो यही है ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, टेम्पररी स्टेट विद नो रियल पावर। ये एक टेम्पररी स्टेट है जिसकी कोई रियल पावर नहीं है, जो इटर्नल नहीं है, जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जो एवर लास्टिंग नहीं है। तो डन चैलेंजेस डेथ एंड प्रेजेंट्स इट एज अ powerless and temporary because human beings ultimately attain eternal life। वो जो eternal life का कॉन्सेप्ट है, अगर हम उसको क्रिश्चियनिटी के अंदर देख लें, इस्लाम के अंदर देख लें, या डिफरेंट रिलीजन के अंदर देख लें, तो वो लाइफ आफ्टर डेथ है। तो इसलिए जो फ्रेज है डेथ बी नॉट प्राउड, इसका जो मतलब बनता है टेम्पररी स्टेट विद नो रियल पावर। नेक्स्ट देख लें जी, which of the following is a process of word formation through the addition of prefixes or suffixes। सबसे पहले तो जो prefixes and suffixes हैं, जो वर्ड फॉर्मेशन है, वर्ड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, स्टडी ऑफ वर्ड इंटरनल स्ट्रक्चर, उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अब मॉर्फोलॉजी की जो आगे सब टर्म है उसमें आप देखें कि यहाँ पे जो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हम लगाते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेरिवेशन का। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन थ्रू द एडिशन
प्रीफिक्सेस आर सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के थ्रू जो किसी वर्ड में एडिशन है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बेटे हम डेरिवेशन बोलेंगे। यहां पे एक एग्जांपल भी आप लोगों के लिए दी कि अनहैप्पी। अब अनहैप्पी में देखिए हैप्पी हमारे पास जो है वो रूट वर्ड है, इससे पहले हमने अन लगा दिया, तो ये हमने क्या किया कि ये डेरिवेशन, इसी तरह से हैप्पीनेस, हैप्पी हमारे पास रूट वर्ड है, हमने नेस लगा दिया। तो ये मेरा बेटा किसी भी वर्ड के साथ आप प्रीफिक्स या सफिक्स यूज करते हो तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को डेरिवेशन बोलते हैं, और इसको हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर, वर्ड फॉर्मेशन को। अब उसके बाद देख लें जी, व्हाट इज हेथक्लिफ रिलेशनशिप विद कैथरीन अर्नशा इन वदरिंग हाइट्स। तो वदरिंग हाइट्स जो नॉवल है इसके अंदर मेरा बेटा हेथक्लिफ का और कैथरीन का जो है वो रिलेशनशिप पूछा हुआ है। तो दे वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स टर्न इनटू लवर्स। इसका जो ऑप्शन बीटा है, बी जो है ये करेक्ट वन है। उसके बाद आप नेक्स्ट देख लें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्व एज अ कॉमिक फॉयल इन जोसेफ एंड्रयूज। अगर जोसेफ एंड्रयूज में हम कॉमिक फॉयल की बात करते हैं तो पार्सन एडम सर्व एज अ कॉमिक फॉयल इन जोसेफ एंड्रयूज। और अब इसमें देख लें जी कि पार्सन एडम इज अ ह्यूमरस, absent-minded and idealistic character who provides much of the novel's comedy. That's why we can say that option A is correct one. अब एक और बात मैं आपको बताता चलूं बेटे कि जो KPPSC का पेपर होता है वो 45 मार्क्स का होता है और उसमें तमाम के तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। या आप देखेंगे लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स से ही सारे क्वेश्चन हैं, और इसमें ये जो कुछ क्वेश्चन है बेटा ओरिजिनल पेपर की हमें जो तस्वीर मिली उसी को हमने इस तरह से एज इट इज मेरा बेटा कंपोज किया। तो जो ऑप्शंस वहां पे उसके अंदर विजिबल थे वो कुछ क्वेश्चंस वो हैं जिनके 3 ऑप्शन है और कुछ वो हैं जिनके 4 हैं, लेकिन ओरिजिनल पेपर के अंदर 4 ऑप्शंस ही होते हैं। लेकिन जो कि वो पेज की तस्वीर इस तरह से थी तो उससे मेरा बेटा जो कंपोज किया जिनके फिर 3 ऑप्शंस वहां पर क्लियरली विजिबल थे, हमने वो 3 ही ABC ही ऐड किए। उसके बाद आप देख लीजिए which type of sound involves the creation of a narrow constriction in the airflow। अब नैरो कंस्ट्रिक्शन इन द एयर फ्लो, इसको आप देख लें तो विच टाइप ऑफ साउंड इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ नैरो कंस्ट्रिक्शन। अगर नैरो कंस्ट्रिक्शन की बात करें मेरा बेटा तो फिर वो फ्रिकेटिव साउंड्स आ जाती हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। और फ्रिकेटिव साउंड की अगर हम बात करें, फ्रिकेटिव की बात करें, अ फ्रिकेटिव इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एयर पासेस थ्रू अ नैरो कंस्ट्रिक्शन क्रिएटिंग ऑडिबल फ्रिक्शन। और ये मेरा बेटा साउंड्स कुछ दी हुई है। इसके बाद आप देख लें जी कि लिंग्विस्टिक्स का ही एक और लिटरेचर का क्वेश्चन है हार्डी के नॉवल से टेस्ट ऑफ द डर्बसवेल से। अब व्हाट सोसाइटल ऑब्स्टेकल लीड्स टू मच ऑफ टेस्ट सफरिंग इन टेस्ट ऑफ द डर्बसवेल। सबसे पहले तो मेरा बेटा दिस नॉवल वाज रिटन बाय टॉमस हार्डी, और हार्डी में हम जो है वो किसकी बात करते हैं, फेट की, कोइंसिडेंस की, चांस की, और उसको पेसिमिस्ट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे अब ये जो टेस्ट की प्रॉब्लम्स हैं और टेस्ट की जो सफरिंग्स हैं उसमें उसने पूछा कि सोसाइटल ऑब्स्टेकल लीड्स टू द मच ऑफ टेस्ट सफरिंग्स इन टेस्ट ऑफ द डर्बसवेल। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, क्लास एंड जेंडर एक्सपेक्टेशंस। क्लास एंड जेंडर एक्सपेक्टेशंस इज द करेक्ट आंसर। और इसमें रिस्ट्रिक्टिव क्लास स्ट्रक्चर, जेंडर इनइक्वालिटी एंड विक्टोरियन मॉरल एक्सपेक्टेशंस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू टेस्ट सफरिंग्स। उसके बाद देख लें जी द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड डॉग, जो वर्ड डॉग है उसका रिलेशनशिप किसके साथ, एंड द एनिमल टू विच इट रेफर्स इन द रियल वर्ल्ड इज नोन। अब डॉग इज नोन एज एन एनिमल, तो वो जो वर्ड डॉग है उसका वो जो वर्ड एनिमल है उसके साथ जो कनेक्शन है उसको हम एक वो जो लिंग्विस्टिक्स पर्सपेक्टिव है उसमें किस टर्म के थ्रू डिफाइन करते हैं, किस टर्म के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, तो ये रेफरेंशियल मीनिंग्स होते हैं। और अगर रेफरेंशियल मीनिंग्स की बात कर लें तो रेफरेंशियल मीनिंग्स कंसर्न्स द कनेक्शन बिटवीन a linguistics expression and object, person or concept it identifies। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बीटा इज करेक्ट वन, बी ऑप्शन जो है जिसमें लिखा हुआ है रेफरेंशियल मीनिंग, ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद व्हाट इज द सेंट्रल आयरनी इन द आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन के अंदर मेरा बेटा जो सेंट्रल आयरनी है इस प्ले के अंदर वो एक्चुअली अब यहाँ पे वो जो चॉकलेट क्रीम सोल्जर का कॉन्सेप्ट है और वो जो वार है, वार को आइडियलाइज किया जाता था। तो जो रियल सोल्जर है वो किसी भी सूरत में वार को ना सिग्निफाई करता है ना वार को आइडियलाइज करता है। तो इसमें द प्रोफेशनल सोल्जर रिजेक्ट्स रोमांटिक आइडियाज अबाउट वारफेयर। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट वन। आर्म एंड द मैन का जो बेसिक क्रक्स है, जो बेसिक थीम है वो भी यही है कि वार को जो रोमांटिसाइज किया जाता था, वार
को जो आइडियलाइज किया जाता था, तो अब वो जो प्रोफेशनल सोल्जर है वो रिजेक्ट करता है किसको, रोमांटिक आइडियाज अबाउट वारफेयर। और कैप्टन ब्लंचली का जो करेक्टर है वो मेरा बेटा इस पूरे आइडिया को डिस्क्राइब करता है इस प्ले के अंदर। उसके बाद देख लें जी, विच सुप्रा सेगमेंटल फीचर इन्वॉल्व्स द relative emphasis or prominence given in the syllable or word। तो यहां पे मेरा बेटा स्ट्रेस की बात हो रही है कि which suprasegmental feature involves the relative emphasis। अब किसी भी मेरा बेटा हम देखें ना, जब बात करते हैं स्ट्रेस सिलेबल और अनस्ट्रेस सिलेबल, तो वो जो एम्फोसिस है वो एम्फोसिस कौन डिटरमिन करता है, वो स्ट्रेस डिटरमिन करती है। तो इसमें ये स्ट्रेस जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। स्ट्रेस इज द relative prominence given to a particular syllable in a word or particular word in a sentence। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी कि which term refers to a social variation in a speaker's language based on age, gender, occupation or social class। Which term refers to a social variation। अब social variation को कौन सी टर्म जो है वो डिफाइन करती है ना, स्पीकर्स लैंग्वेज, किसी भी स्पीकर की लैंग्वेज में, उसकी एज में, जेंडर में, किसी ऑक्यूपेशन या सोशल क्लास। सबसे पहले तो आप ये देख लें मेरा बेटा कि डिफरेंट जो प्रोफेशन होते हैं, जो प्रोफेशनल बीइंग्स होते हैं, उनकी लैंग्वेज उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। डिफरेंट जो सोशल क्लासेस होती हैं, जो एक हायरार्की है सोसाइटी की, उसमें जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। डिफरेंट एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज, अब इस सारे को मेरा बेटा कौन सी टर्म रेफर करती है, और वो इसकी अगर हम बात करें तो ये है सोशियोलेक्ट। तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट वन। अ सोशियोलेक्ट इज अ लैंग्वेज वैरायटी एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर सोशल ग्रुप, क्लास, ऑक्यूपेशन और कम्युनिटी। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो हाउ डज एवन इलिच लाइव्स रिफ्लेक्ट द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी। एवन इलिच की जो लाइफ है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है सेंट्रल थीम ऑफ स्टोरी को, तो ही फोकसेस ऑन मटेरियल वेल्थ until facing death। or Evan Elwich lives an artificial life, materialistic life, but recognize its emptiness when he is confronted with the death। so option A is correct one। और उसके बाद आप देख लीजिए, who helps Pip rise from obscurity to wealth in Great Expectations। Great Expectations जो नॉवल है उसमें से मेरा बेटा ये क्वेश्चन लिया गया, और who helps Pip from obscurity to wealth। अब यहाँ पे अगर हम इसमें बात करें तो एस्टेला wasn't there, और इसमें अगर बात कर लें करेक्ट ऑप्शन की तो मैग्विच helps Pip rise from obscurity in Great Expectation। और उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 15 में who are the three mysterious figures who prophesy Macbeth's future। अब थ्री मिस्टीरियस फिगर्स, जब वो मैकबथ स्टार्ट होता है शेक्सपियर का मेरा बेटा, जो फोर प्योर ट्रेजेडीज है उनमें मैकबथ है, हैमलेट है, किंग लियर है, ओथेलो है। मैकबथ इज द शॉर्टेस्ट, और ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि विच वन इज द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, तो वो मैकबथ है। साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो मैकबथ है, अगर हम रिवेंज ट्रेजेडी की बात करें तो मैकबथ है। अब मैकबथ जब स्टार्ट होता है तो उसका वो स्टॉर्म का जो सीन है स्टार्ट में, उसकी सेटिंग में, और वो जो हरली बरली स्टेट की बात हो रही है, और उसके साथ साथ मेरा बेटा वार की बात हो रही है, और फिर वहां पे थ्री विचेस जो है वो प्रोफेसी करती हैं किसके बारे में, वो प्रोफेसी करती हैं मैकबथ के बारे में और बंकू के बारे में। और उसमें वो जो थ्री प्रोफेसीज हैं उनमें से मेरा बेटा पहली प्रोफेसी जो है वो थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा, उसके बाद वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया, हु आर द थ्री मिस्टीरियस फिगर्स, वो थ्री मिस्टीरियस फिगर्स एक्चुअली दोज वर थ्री विचेस। तो इसका जो ऑप्शन ए है करेक्ट वन है। और उसके बाद आप देख लें जी कि द आईपीए सिंबल रिप्रेजेंट्स, अब ये जो आईपीए सिंबल ना है, ये साउंड मेरा बेटा ये एल्वेलर नेजल साउंड है। एल्वेलर नेजल साउंड जैसे सिंग, सिंग की जो लास्ट में साउंड आती है, इसी तरह से आप देख लें कि ये साउंड जो है इसको हम नेजल साउंड बोलते हैं, वो जो नून गुन्ना वाली साउंड जो होती है। अब द साउंड heard at the end of sing is produced with the back of the tongue touching the velum। तो वो जो टंग की बैक है वो ऊपर वेलम को टच करती है। तो ये मेरा बेटा जो साउंड है इसको हम क्या बोलते हैं, एल्वेलर, इसको हम बोलते हैं वेलर नाइजल साउंड। तो ये वेलर नाइजल साउंड है। उसके बाद आप देख लीजिए मेटाफिजिकल पोएट सच एज जॉन डन बिलोंग टू विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम बात करें तो बेटा इंग्लिश लिटरेचर में एलिज़ाबेथन, ये देखें इसने यहाँ पे ऑप्शन दिया है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड का मतलब तो एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सैक्सन में तो जॉन डन नहीं था। एलिज़ाबेथन एज,
अब एलिज़ाबेथन एज, और उसके बाद हम बात करें जी रेनेसांस पीरियड की। अब कुछ हिस्ट्री की बुक्स में वो जो एलिज़ाबेथन एज है उसको ही रेनेसांस पीरियड बोला जाता है। अब एक्चुअली रेनेसांस जो है टर्म फ्रेंच है जिसका मतलब रिवाइवल है, रीबर्थ है। मूवमेंट इटली से स्टार्ट हुई और ये 13th सेंचुरी के लास्ट में स्टार्ट हुई। पेट्रार्क बोccaccio दांते इन्होंने स्टार्ट की, और फिर जब ये मेरा बेटा इधर आई तो यहाँ पे 16th सेंचुरी और साथ ही साथ 17th सेंचुरी का जो स्टार्ट है उसको जो है वो इंग्लिश रेनेसांस बोलते हैं। और कुछ अगर यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेसिफाई किया होता है इस आंसर को तो इसको हम जैकोबियन पीरियड बोल सकते थे, लेकिन जैकोबियन की क्योंकि वो नहीं है तो वो जो जैकोबियन पीरियड है वो पार्ट है किसी का इंग्लिश रेनेसां का। एलिज़ाबेथन एज जो है ये मेरा बेटा इसमें 1603 पे आके एंड हो जाती है, लेकिन वो जो इंग्लिश रेनेसांस है वो आगे चल रहा है, इसलिए एलिज़ाबेथन एज कांट बी द आंसर। इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो रेनेसां पीरियड बनेगा, तो इंग्लिश रेनेसांस बनेगा। उसके बाद बेटे आप देख लें कि नेक्स्ट इसमें जो है the principle that the word's meaning depends on the context in which it is used is known। अब मेरा बेटा वो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें जो वर्ड्स के मीनिंग्स है, याद रखिएगा मेरा बेटा वर्ड्स डोंट हैव मीनिंग्स, कॉन्टेक्स्ट डिटरमाइंस द मीनिंग। जिस तरह से हम डेनोटेटिव मीनिंग्स की बात करते हैं, जिस तरह से हम कॉनोटेटिव मीनिंग्स की बात करते हैं, अब डिक्शनरी जो मीनिंग्स डिफाइन करती है वो डेनोटेटिव मीनिंग्स है। कॉनोटेटिव मीनिंग्स वो है जिनका ताल्लुक इमोशंस के साथ होता है, जिनका ताल्लुक कल्चर्स के साथ होता है। अब कुछ वर्ड्स जो है मेरा बेटा वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, तो वो जो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स हैं उनका एक्चुअली यहां पे पूछा गया है कि द प्रिंसिपल दैट वर्ड्स मीनिंग्स डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग्स जब कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो कॉन्टेक्सचुअलिज्म होगा। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद देख लें जी इन सिमेंटिक्स द टर्म होमोनिमी रेफर्स टू। अब होमोनिमी की बात हम कर लें तो बेटे वर्ड्स विद आइडेंटिकल फॉर्म्स बट अनरिलेटेड मीनिंग्स, वर्ड विद आइडेंटिकल फॉर्म्स विद अनरिलेटेड मीनिंग्स। अब यहां पे होमोनिमी की अगर हम बात करें तो इसमें बैंक और बैंक, एक बैंक जो है वो बैंक ऑफ रिवर है, एक बैंक जो है वो बैंक ऑफ पंजाब है, एक बैंक वो एक इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है, और दूसरा बैंक ऑफ रिवर है। तो अब ये वर्ड जो है सेम है, स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, लेकिन इनके जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट है, अनरिलेटेड मीनिंग्स हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सिमेंटिक्स के अंदर होमोनिमी बोलेंगे। और इसी तरह से अगर रिलेटेड हो, जैसे हेड है और हेड है, तो उसके लिए फिर हम होमोनिमी की टर्म यूज नहीं करेंगे। और उसके बाद देख लें जी ऑल द वर्ड्स स्टेज शेक्सपियर कंपेयर्स लाइफ टू। ऑल द वर्ड्स स्टेज बेटा शेक्सपियर जो है वो शेक्सपियर का एक डायलॉग है एक ड्रामा के अंदर, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में एक पोएम भी शामिल की गई ग्रेजुएशन के सिलेबस में ऑल द वर्ड्स स्टेज के नाम से। तो इसमें शेक्सपियर जो है वो लाइफ को कंपेयर करते हैं किसके साथ, स्टेज प्ले के साथ, के ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल वी आर मेयर परफॉर्मर्स, वी आर मेयर एक्टर्स। तो इसमें जो सी ऑप्शन है, जो चार्ली ऑप्शन है, वो करेक्ट वन है। उसके बाद आप देख लीजिए हु इज द ऑथर ऑफ बेवुल्फ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अगर हम एंग्लो सैक्सन एज की बात करें तो एंग्लो सैक्सन एज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर वर्क है वो बेवुल्फ है, और बेवुल्फ के उसने पोएट का पूछा तो ये पोएम है बेटे, और ये पोएम जो एपिक स्टाइल में ये पोएम लिखी गई थी और डिस्क्राइबिंग द हीरोइक क्वालिटीज ऑफ एंग्लो सैक्सन वॉरियर्स। लेकिन इस पोएम का जो पोएट है वो एनोनिमस है, तो ये बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात कर लें बेटे कि What is the primary theme of the road not taken? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसका प्राइमरी थीम जो है वो क्या है? अगर रोड नॉट टेकन की बात करें बेटे तो चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस की, अगर रोड नॉट टेकन मतलब इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे डिसीजंस हैं, कौन सी ऐसी चॉइसेस हैं जो हम उन्हें, कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो हम ऑप्ट करते हैं, जो हम ले लेते हैं, और फिर जो उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी ऑप्शन है, कौन सी ऐसी चॉइसेस हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं। तो सिंबॉलिकली भी मेरा बेटा रोड नॉट टेकन का मतलब वही बनता है कि वो जो डिसीजंस हैं जो आपने नहीं लिए, या वो जो चॉइसेस हैं, या वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप अवेल कर सकते थे जो आपने नहीं की। तो उसके बाद आप देख लीजिए व्हाट इज द सेंट्रल एग्जिस्टेंशियल थीम ऑफ वेटिंग फॉर गॉडो। वेटिंग फॉर गॉडो मेरा बेटा इसका सेंट्रल थीम ऑब्वियसली मीनिंगलेसनेस है, एब्सर्डिटी है, और ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड का बड़ा फेमस प्ले है, सैमुअल बेकेट ने लिखा है। तो वेटिंग फॉर गॉडो की अगर हम बात कर लें तो मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन स्ट्रगल। उसके बाद मेरा बेटा व्हाट डज प्रिंस हैमलेट मीन बाय द फ्रेज टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। अगर बात करें मेरा बेटा कि टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, तो बी इसका करेक्ट आंसर बनता है। ही इज कंसिडरिंग द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जी
which process involves forming a new word by removing an apparent affix such as forming edit from editor। अब मेरा बेटा जो ये वर्ड एडिट है, अगर हमने एडिटर से एडिट बनाया तो हमने ये जो OR है इसको रिमूव कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बैक फॉर्मेशन बोलते हैं। और अगर हम बैक फॉर्मेशन की बात करें तो बैक फॉर्मेशन क्रिएट्स अ न्यू वर्ड बाय रिमूविंग व्हाट स्पीकर्स इंटरप्रेट एज एन एफिक्स फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग वर्ड। तो ये मेरा बेटा आज की वीडियो का पार्ट 1 था। 25 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए। पार्ट 2 में इंशाल्लाह जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। केपीपीएससी लेक्चर इंग्लिश, एसपीएससी लेक्चर इंग्लिश, एफपीएससी लेक्चर इंग्लिश, पीपीएससी लेक्चर इंग्लिश के हवाले से एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और अगर इनमें से आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपने रेलेवेंट पब्लिक सर्विस कमीशन का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे हर सेशन के जो चार्जेस हैं वो 6000 है। ड्यूरेशन जो है वो 2.5 मंथ होता है और इसमें सिस्टमैटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग मुकम्मल तैयारी कराई जाती है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333 260 5045। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।